जरा सोचिए, विदेशी निवेशक मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से लाखों करोड़ रुपए निकाल रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ पैसा बाहर जा रहा है। तो ऐसे में मार्केट का क्या होना चाहिए? जाहिर है क्रैश हो जाना चाहिए, है ना? पर 2025 में कुछ अजीब हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट अपनी जगह पर खड़ा रहा। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब विदेशी पैसा बाहर भाग रहा था तो बाजार को थामकर कौन खड़ा था? चलिए आज इसी बड़ी खींचतान की कहानी को समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक ज़रूरी बात साफ कर देते हैं। ये जो सारी बातचीत हम कर रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। तो ये है वो बड़ा सवाल जिसने 2025 में सबको चौंका दिया था। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक्स की अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली की, फिर भी मार्केट गिरा क्यों नहीं? देखिए, इसका जवाब एक जबरदस्त रस्साकशी में छुपा हुआ है। और इस रस्साकशी के मैदान में ये दो खिलाड़ी थे। एक तरफ थे विदेशी निवेशक जिन्होंने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स बेच डाले, और दूसरी तरफ थे हमारे अपने यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। और इन्होंने जो किया वो कमाल था। इन्होंने 7.7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की खरीदारी की। आप बस इन दोनों आंकड़ों के बीच का फर्क देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। तो चलिए 2025 में हुए इस जबरदस्त कैपिटल शिफ्ट को, इस बड़े बदलाव को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर पे गौर कीजिए, -1,58,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये वो रकम थी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या FIIs ने सिर्फ एक साल के अंदर इंडियन मार्केट से निकाल ली। ये इंडियन मार्केट के इतिहास में एक साल की सबसे बड़ी बिकवाली थी। तो ये FIIs होते कौन हैं? देखिए, सीधी सरल भाषा में कहें तो ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां होती हैं, जैसे कि पेंशन फंड्स, हेज फंड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स, जो भारत जैसे दूसरे देशों के फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विदेशी पैसा इंडिया से बाहर भागा क्यों? इसके पीछे वजहें सिर्फ एक नहीं थीं, बल्कि ग्लोबल और लोकल दोनों तरफ से दबाव बन रहा था। पूरी दुनिया में उस वक्त काफी कुछ चल रहा था। अमेरिका में वहां के सरकारी बॉन्ड्स पर लगभग 5% का सेफ रिटर्न मिल रहा था। तो कोई भी इन्वेस्टर सोचेगा कि भाई इंडिया के रिस्की मार्केट में पैसा क्यों फंसाऊं जब अमेरिका में गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। ऊपर से डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था और दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रही थी। इन सब वजहों ने मिलकर पैसे को भारत से निकालकर सेफ जगहों और चीन जैसे दूसरे मार्केट्स की तरफ धकेल दिया। और बात सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स की नहीं थी। भारत के अंदर भी विदेशी निवेशकों को कुछ चिंताएं सता रही थीं। उन्हें लग रहा था कि इंडियन शेयर्स कुछ ज्यादा ही महंगे हो चुके हैं, वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, देश की GDP ग्रोथ की रफ्तार भी थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही थी। और हाँ, एक बड़ी वजह यह भी थी कि कई सालों से अच्छा पैसा कमाने के बाद अब वो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहते थे। पर कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जब विदेशी जा रहे थे, तब घर की ताकतों ने मिलकर एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी जिसे हम इंडिया की अपनी फाइनेंशियल फायरवॉल कह सकते हैं। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, प्लस 7,74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये वो रिकॉर्ड तोड़ पैसा था जो हमारे घरेलू यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में झोंक दिया। FIIs ने जितना बेचा उससे लगभग 5 गुना ज्यादा पैसा इन्होंने खरीदारी में लगा दिया और मार्केट को एक बड़े क्रैश से बचा लिया। और ये DIs कौन है? ये हमारे अपने देश के बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां या फिर पेंशन फंड्स, जो अपना पैसा भारत के ही मार्केट्स में लगाते हैं। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प सोच का फर्क सामने आता है। जहां विदेशी निवेशक डरकर अपना माल बेच रहे थे, वहीं हमारे DIIs ने इस बिकवाली को एक बड़े मौके की तरह देखा। उन्हें शॉर्ट टर्म की दिक्कतों की परवाह नहीं थी, उनका भरोसा इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर कायम था। और इस घरेलू ताकत की सबसे बड़ी रीढ़ कौन थे? हम और आप जैसे आम रिटेल निवेशक। SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए हर महीने 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रिकॉर्ड पैसा मार्केट में आ रहा था। यही वो छोटी छोटी बचत थी जो मिलकर एक बहुत बड़ी सुरक्षा दीवार बन गई। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी रस्साकशी का नतीजा क्या निकला। मार्केट तो अपनी जगह पर डटा रहा, लेकिन अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्सों पर इसका असर जरूर दिखाई दिया। तो नतीजा क्या हुआ? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात थी। इतनी जबरदस्त बिकवाली के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी साल के अंत में 2 से 5% की बढ़त के साथ बंद हुए। एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश टल गया। लेकिन असली और सबसे बड़ी कहानी ये थी, इतिहास में पहली बार
इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी यानी ओनरशिप फॉरेन इन्वेस्टर्स से ज्यादा हो गई। ये एक ऐतिहासिक बदलाव था। जब हम मार्केट को सेक्टर के हिसाब से देखते हैं तो ये FIIs और DIIs की कहानी और भी ज्यादा साफ हो जाती है। जिन सेक्टर्स में विदेशी पैसा ज्यादा लगा था, जैसे कि IT और रियलिटी, वो बुरी तरह गिरे, और जिन सेक्टर्स को घरेलू खरीदारी का जबरदस्त सपोर्ट मिला, जैसे ऑटो और फाइनेंशियल्स, उन्होंने शानदार परफॉर्म किया। ये चार्ट देखिए, फर्क एक नज़र में साफ दिख जाएगा। ऑटो सेक्टर, जो पूरी तरह से घरेलू डिमांड पर चलता है, वो 23% से भी ज्यादा ऊपर गया। वहीं दूसरी तरफ IT सेक्टर, जो ग्लोबल स्लोडाउन पर निर्भर है, वो 22% से ज्यादा नीचे आ गया। इससे बिल्कुल साफ है कि उस साल मार्केट को कौन चला रहा था। इस पूरे खेल का असर सिर्फ शेयर बाजार तक ही नहीं रहा। जब FIIs डॉलर में अपना पैसा वापस ले जाते हैं तो जाहिर है रुपए पर दबाव पड़ता है। रुपया 82 से कमजोर होकर 85 तक पहुंच गया। इससे हमारे लिए बाहर से सामान मंगवाना महंगा हो गया और महंगाई भी बढ़ी। हालांकि इसकी एक अच्छी बात यह हुई कि आम लोगों की जो बचत थी वो निवेश के जरिए सीधे कंपनियों तक पहुंची, जिससे अर्थव्यवस्था को एक तरह का सहारा मिला। तो 2025 की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ा सबक है भारत की वो नई फाइनेंशियल फायरवॉल, वो नई सुरक्षा दीवार। तो 2025 का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि इंडियन मार्केट अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है। उसने अपना खुद का एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। अब हम विदेशी पैसों के आने जाने से लगने वाले झटकों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से झेल सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक नए दौर की शुरुआत है? क्या इंडियन मार्केट पर विदेशी निवेशकों के दबदबे का जमाना अब आखिरकार खत्म हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आने वाले सालों में देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा।